दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी एक और गारंटी पूरी कर ली और वादा पूरा कर लिया। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, राम मंदिर बनने के बाद आज सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो पार्लियामेंट से दिसंबर 11, 2019 को पास हुआ था और जो दिसंबर 13, 2019 को प्रेसिडेंट ने नोटिफाई किया था, आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स जो है वो नोटिफाई हो चुके हैं। दोस्तों, इस पर मैं आपके सामने सच और झूठ की पिक्चर रखना चाहता हूं। दोस्तों, सीएए पे झूठ ये है कि सीएए से हिंदुस्तान के नागरिकों की सिटीजनशिप जाएगी। सच ये है कि हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक पे सीएए लागू नहीं होता है। दोस्तों, झूठ ये है कि इससे मुसलमानों की नागरिकता जाएगी, माइनॉरिटीज की नागरिकता जाएगी। दोस्तों, सच ये है कि उन पे सीए लागू ही नहीं होगा। दोस्तों, झूठ ये है कि अब कोई दूसरे देशों से लोग हिंदुस्तान के अंदर आएंगे और उनको नागरिकता मिलेगी। सच ये है कि सीए की कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 की है। उसके पहले जो धार्मिक शरणार्थी हिंदुस्तान के अंदर है उनको नागरिकता दी जाएगी। दोस्तों, झूठ ये है कि ये जो है ये चुनावी है। सच ये है कि 2019 के अपने मैनिफेस्टो के अंदर बीजेपी ने इसकी बात करी थी। 2003 के अंदर उस वक्त मनमोहन सिंह जी ने इसको पार्लियामेंट में उठाया था और गुलजारी नंदा तक के लोगों ने 1960s में इसकी बात की थी। दोस्तों, झूठ यह है कि कांग्रेस इसके बारे में कभी जानती नहीं थी। सच यह है कि पार्लियामेंट के अंदर 2003 के सवालों में कांग्रेस के नेता सबसे प्रबल थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त प्रबल थे। एलके अडवाणी उस वक्त ट्रेजरी बेंच में बैठे हुए थे, उनके साथ प्रमोद महाजन बैठे हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि सीए की बात पहली बार हुई है, पर ऐसा जरूर है कि सीए को लागू नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। झूठ यह है दोस्तों कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है। सत्य दोस्तों ये है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो धार्मिक शरणार्थी हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, सबके लिए ये लागू होने वाला है। और हिंदुस्तान अगर वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है दोस्तों, तो ये उसी प्रिंसिपल के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनली लागू करा गया है। और इस वक्त पूरे देश भर में दोस्तों, पूरे देश भर में सिक्योरिटी टाइट है। मेरे सब रिपोर्टर्स जो है वो देश के कोने कोने से जुड़े हुए हैं और मैं उनके पास जाना चाहूंगा। पर उसके पहले सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, इसके बारे में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और ABCD सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की जानिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए है। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। का मकसद एक ही है कि मुस्लिम अक़लियत को, दलितों को और उन गरीबों को, चाहे किसी मजहब के हो, उनको तंग किया जाए। यहाँ पे चुनाव जो आते हैं, एक कुछ गाँव करते हैं, एक भी गाँव करते हैं, लेकिन असली फौजा किसी को नहीं है। क्या सीएए 2024 का गेम चेंजर साबित होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि लंबे अरसे से अटका नागरिकता संशोधन कानून बहुत जल्द अब पूरे देश में लागू हो गया है। 2019 में ही संसद के दोनों सदनों से सीए कानून पास हो चुका था, लेकिन उस वक्त देश के कुछ हिस्सों में सीए के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा और प्रदर्शन हुए थे। दिल्ली में तो प्रदर्शनकारियों ने शाहीन बाग पर ही कब्जा कर लिया था। प्रदर्शनकारियों ने करीब 110 दिनों तक शाहीन बाग की सड़कों पर कब्जा जमाए रखा था, जिसके बाद सरकार को सीए कानून लागू करने के फैसले को टालना पड़ा था। अब करीब 4.5 साल बाद सीए लागू हो गया है। मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन कानून
किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए है। नागरिकता संशोधन कानून आखिर है क्या और इससे क्या होगा, आपको आसान भाषा में समझाते हैं। सीएए कानून 2019 पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता के लिए रास्ता खोलेगा जो लंबे वक्त से भारत में रह रहे थे। इस कानून के जरिए सरकार 3 देशों के 6 गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देगी। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता सरकार देना चाहती है। 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए प्रवासियों के लिए यह कानून होगा। सबसे बड़ी बात ये कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, बल्कि ये नागरिकता देने वाला कानून है। जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो, वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है। और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार ने सीएए को लागू करने के लिए पोर्टल तैयार कर लिया है। नागरिकता के लिए आवेदन करने और नागरिकता देने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदन करने वालों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। सूत्रों के मुताबिक आवेदन करने वालों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। गृह मंत्रालय आवेदन की जांच कर नागरिकता जारी कर देगा। लेकिन विपक्षी दल सीएए के खिलाफ पहले से ही विरोध जता चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी तो खुलकर सीएए की मुखालफत कर रहे हैं। ये गलत कानून है, भारत के आईन के खिलाफ है, मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है। हम हरगिज़ कभी खिलाफ नहीं थे कि चाहे हिंदू, सिख हो जो पाकिस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, वो आ सकते हैं हमारे वतन भारत। और लॉन्ग टर्म वीज़ा देकर एक प्रोसेस है उसका, उसके बाद उनको भारत की शरीयत भी देते हैं। मगर ये जो कानून बनाया गया, सिर्फ सीएए को आप अकेले नहीं देख सकते। सीएए को आपको एनपीआर, एनआरसी से देखने की ज़रूरत है। और ये इसका मकसद एक ही है कि मुस्लिम अक़लियत को, दलितों को और उन गरीबों को, चाहे किसी मज़हब के हो, उनको तंग किया जाए। तो मजलिस इसके कानून के खिलाफ थी, हमेशा इसकी मुखालिफत करते रहेगी। सीएए बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। जाहिर है, जिस तरह से बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के बड़े वादे, राम मंदिर और अनुच्छेद 370 को पूरा किया है, अब उसी तरह चुनाव से पहले सीएए का वादा भी पूरा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दोस्तों, आपने ये बात समझ ली और आपका सवाल यही होगा कि भाई क्या किसी की नागरिकता जा रही है? किसी की नागरिकता नहीं जा रही है, किसी की नागरिकता नहीं जा रही है। भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। और इसकी बात में सीए की बात ऐतिहासिक रूप से 1947 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी इसके ऊपर एक रेजोल्यूशन पास किया था, जिसकी कॉपी मेरे पास है। तो ये देश हित का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। मेरे साथ में इस वक्त देश भर से सबसे बड़ी रिपोर्टिंग टीम जुड़ रही है। मेरे साथ मयूर शुक्ला जुड़ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, मेरे साथ में रविंदर जी जुड़ रहे हैं बीजेपी के हेड ऑफिस से, मेरे साथ रवि जुड़ रहे हैं कांग्रेस हेड ऑफिस से, अंजलि जुड़ रही है मजनू के टिले से, सीलमपुर से नीरज जुड़ रहे हैं और राहुल मेरे साथ जुड़ रहे हैं शाहीन बाग से। मैं इस वक्त सबसे पहले राहुल आपके पास आना चाहता हूं, शाहीन बाग से जो जुड़ रहे हैं। राहुल, शाहीन बाग के अंदर इस वक्त क्या स्थिति है? वहां पे पुलिस फोर्स एडिशनल डिप्लॉय कर दी गई है, क्या वहां पे आप मूवमेंट देख पा रहे हैं? क्या वहां पे कंप्लीट शांति है? ग्राउंड पे शाहीन बाग के अंदर क्या स्थिति है? राहुल। नहीं प्रदीप जी, एक चीज़ है कि नॉनसेंस कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, न्यूसेंस किसी तरीके का नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर पुलिस के जवानों को, साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को जरूर तैनात किया गया। मैं कैमरामैन से जरूर कहूँगा कि आपको दिखाएं, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट को यहाँ पर किया गया। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जवानों को भी यहाँ पे तैनात किया गया। और ये फ्लैग मार्च इन्होंने अभी निकाला था, थोड़ी देर पहले फ्लैग मार्च निकाला था, फिर उसके बाद एक बार और फ्लैग मार्च यहाँ पर निकाला गया है। और हर एक पहलू पे नज़र यहाँ पर प्रशासन की है कि किसी भी तरीके का न्यूसेंस यहाँ पे क्रिएट ना हो। हालांकि क्योंकि आपको ट्रैफिक भी दिखाना ज़रूरी होगा कि इस समय जो हमारे दर्शक भी देख रहे हैं,
सामान्य तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक चल रही है, किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे ट्रैफिक देखने को जरूर मिलता है। लेकिन प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है और चारों तरफ ये फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है यहाँ पर, और फ्लैग मार्च इनके द्वारा निकाला जा रहा है। तो कंप्लीट फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। राहुल, आप कह रहे हैं कि सिचुएशन जो है वो ग्राउंड के ऊपर कंप्लीट शांति है, नो नॉनसेंस करी जा रही है। मैं देख रहा हूं कि सिक्योरिटी हैवी डिप्लॉय है। मैं आपके पास आ रहा हूं रविंदर जी, आपके पास, और रवि और मयूर आपके पास आ रहा हूं, पर पहले मैं अंजलि के पास जाना चाहता हूं। अंजलि, मजनू के टीले पे जहां पे काफी ज्यादा सेलिब्रेशन हुई थी। अंजलि, मुझे याद है कि मैं जो पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजीज के साथ में शरणार्थियों से जब बात कर रहा था, उनकी मैंने स्थिति देखी थी, उनकी स्थिति काफी दयनीय थी और उनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि उनको नागरिकता दे दी जाए, क्योंकि वो धार्मिक रूप से प्रताड़ित थे और हिंदुस्तान के अंदर आए थे। क्या वहां पे किस तरीके का सेलिब्रेशन हुआ है? क्या वहां पे लोग खुश हैं, आनंदित है? ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है अंजलि? देखिए, यहाँ पर जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। ये वही रेफ्यूजी कैंप है प्रदीप, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जहाँ पर आप खुद भी पहुंचे थे। और जाहिर सी बात है, जब आप यहाँ आए होंगे तो इस बच्ची को से आप जरूर मिले होंगे जो अब बड़ी हो गई है। ये वही नागरिकता है। जब सीए लागू हुआ था, संसद से पारित हुआ था, उसके बाद इस बच्ची के परिवार वालों ने इनका नाम नागरिकता रखा था। आज क्या खुशी है यहाँ, तो जय श्री राम, भारत माता की जय। इतनी खुशी है तो सब लोग कहते थे भाई नागरिकता क्या होती है। हमने कहा एक दिन मोदी करके दिखाएगा नागरिकता क्या होती है, वो ही आज दिखाया है भाई नागरिकता। इस बच्ची का नाम रामलीला मैदान में लिया था बच्ची का। मोदी ने क्या बोला था भी, ये नागरिकता बिटिया को एक नागरिकता मिल जाएगी, किसी का क्या बिगड़ता। और सबको मिला, सब बहू बेटियों को मिला और सबको हमें बहुत खुशी। अब आखिरकार इतने समय से आप लोग रह रहे थे यहाँ पर, अब आखिरकार आप लोग यहाँ के आधिकारिक नागरिक बन जाएंगे। खुशी है, इसीलिए यहाँ पे पटाखे बज रहे हैं। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आज जो दिवाली बनाएंगे हम, सुबह देखना सुबह हम क्या करेंगे। अच्छा, कल बड़े जश्न की तैयारी है। बहुत बड़ा जश्न मनाएंगे अपनी तरफ से, हो सका तो सीओ के नाम पे त्योहार भी घोषित करेंगे अपनी कॉलोनी के। होली के रंग, होली के रंग। तो देखिए, होली दिवाली सब कुछ प्रदीप आपको यहाँ सेलिब्रेट होती हुई दिख जाएगी। ये बच्ची जो छोटी सी थी, जिसका नाम नागरिकता रखा गया था, उसकी दादी कह रही है कि देखिए इंतजार करना पड़ा, लेकिन ये लंबा इंतजार नहीं है। अभी तो आप लोग संतुष्ट। हमारा जीवन सफल हो गया भाई। हाँ, नागरिकता भी होती है, ये पता नहीं था हमें। आज बड़ी खुशी की दिन है भी, नागरिकता होती है, नागरिकता मिलती है। जिन हालातों में छोड़ के आए थे, यहाँ पर रह रहे थे, कुछ दिक्कतें जरूर थी, लेकिन आप लोग संतुष्ट थे कि आप यहाँ। अरे भाई, हम इतने झेले हैं भाई, हमने जितना झेला इतना किसी ने नहीं झेला। यहाँ जंगल था, जंगल को जन्नत बना दिया। कुछ लोगों ने छीनना चाहा, लेकिन हमारा हक था। जो श्री राम को मिला वो हमें भी मिला है। जय श्री राम। राम भी अपने जन्म स्थान पहुँच गए, रामलला विराजमान हो गए और यहाँ मंदिर में घंटियाँ बजाई जा रही हैं। दिखाइए मंदिर के अंदर दिखाइए, जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अब किस तरह से अभी थोड़ी देर पहले पूजा की गई है। ये वही शरणार्थी बच्चे जो यहाँ बहुत छोटे रहे होंगे, कुछ का जन्म यहीं पर हुआ है और अंदर देखिए उत्साह किस तरह से। थोड़ी देर पहले यही मंदिर में पूजा अर्चना की गई, यही आरती की गई। अभी आप लोग यही पूजा पाठ करके भगवान का शुक्रिया अदा किया। बहुत बहुत जय श्री राम। भगवान श्री राम ने आज वो दिन दिखाया है जो अमित शाह जी ने, मोदी जी ने सीए लाकर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सीए ना आने से पहले इनको बहुत परेशानियां होती थी। यहाँ बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, रहने की कोई सुविधा नहीं थी। आज अमित शाह जी के सीए आने से इनको सारी सुविधा उपलब्ध हो जाएंगी। मोदी जी जिंदाबाद। देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ मंदिर में इस समय में दिखाई दे रहे हैं, खुशी से घंटियां बजा रहे, इनका भविष्य अब जो है सुरक्षित हो गया है। हाँ जी, इनको दिख रहा है, इनके माता पिताजी, दादा दादी सब खुशी मना रहे हैं। तो उन्हें पता लग रहा है कि आज कितना बड़ा दिन होगा। हमारी ये बहन बेटियों के साथ में इतना अच्छा अत्याचार होता था। इन्होंने आपको महिलाएं और बच्चे सब दिखाते, देखिए इन बच्चों के भविष्य को लेकर माता पिता सबसे ज्यादा संतुष्ट है। कई बच्चे बहुत छोटी उम्र के थे जब यहाँ पर आए, अब हालांकि बड़े हो गए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए किस तरह से शंख बजा रहे हैं। मंदिर में अभी जब हम यहाँ पहुंचे थे तो आरती और घंटे बजाकर यहाँ पर भगवान का शुक्रिया अदा किया जा रहा था और देखिए जय श्री राम का उद्घोष किया जा रहा है। बच्चों में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। आप त्योहार का दिन नजदीक है, देखिए होली बिल्कुल नजदीक है, लेकिन यहाँ पर हर त्योहार मनता हुआ हमको बिल्कुल अंजलि, बच्चे नाच गाते चाहे तो जश्न मना रहे, तो दूसरी ओर महिलाएं भी
जी इसी तरह अंजलि, से- ये तो पूरा जी। उत्साह है और उस वक्त दर्शकों को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रमजान के त्योहार को मनाने वाले सभी लोगों को रमजान की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त जो ट्वीट आप देख सकते हैं कि सभी को रमजान की बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो एक तरफ सीए लागू होने से देश जो है, देश के अंदर खुशी है, उल्लास है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान की भी जो बधाई जो रमजान सेलिब्रेट करते हैं उन सभी को दी है। मैं अपने रिपोर्टर्स के पास वापस आना चाहता हूं। मैं रविंदर जी आपके पास आऊंगा, उसके पहले अंजलि आप मेरे साथ बने ही रहे, राहुल आप भी बने रहे और नीरज आप भी बने रहे। पर सबसे पहले मैं आना चाहता हूं आपके पास में रवि, आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस पार्टी के जो विचारक हैं, क्या वो एक सेल्फ गोल नहीं कर रहे? क्योंकि अंजलि के बाद अगर आप देखेंगे किस तरीके से बच्चा वहां पे खुश है, और इसका मैसेज सिर्फ वहां लोकेलिटी तक नहीं जाएगा, मजनू के टीले तक नहीं जाएगा, देश भर में जाएगा। और 1947 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने खुद ने ये रेजोल्यूशन पारित किया था, जिस रेजोल्यूशन के अंदर उन्होंने कहा था कि सिटीजनशिप देने के लिए कांग्रेस जो है वो काम करेगी माइनॉरिटीज जो पाकिस्तान के अंदर है। मैं आपके पास आऊंगा, पर पहले मैं मनमोहन सिंह की वो बाइट सुनाना चाहता हूं 2003 की दर्शकों, जिसके अंदर आपका सवाल होगा कि ये बीजेपी का एजेंडा है। अब मनमोहन सिंह का सवाल सुनिए पार्लियामेंट के अंदर, जब एलके अडवाणी ट्रेजरी बेंच के अंदर थे, जब वो सिटीजनशिप नागरिकता की बात कर रहे थे, धार्मिक रूप से शरणार्थी जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के रहते हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास में रवि, पर पहले मनमोहन सिंह सुनिए 2003 में उन्होंने क्या कहा था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को बैक किया था। Circumstances force people, these unfortunate people, to seek refuge in our country. Our approach to granting citizenships to these unfortunate persons should be most liberal. I sincerely hope that the Honourable Deputy Prime Minister will bear this in mind in charting out the future course of action with regard to the Citizenship Act. सौमित्र भी मेरे साथ जुड़ चुके कलकत्ता से। तो मैं रवि आपके पास आना चाहता हूं। रवि, क्या एक कांग्रेस पार्टी का सेल्फ गोल होता हुआ आपको नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसकी बात मनमोहन सिंह ने भी करी थी और इसको एक बहुत बड़ा एजेंडा बीजेपी बनाने वाली है। क्या आपको लग रहा है रवि? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा प्रदीप। देखिए, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कंफ्यूज दिखती है कई मसलों पर। चाहे आपने मनमोहन सिंह का बयान दिखाया, आप याद कीजिए बाटला हाउस एनकाउंटर, जिस वक्त बाटला हाउस एनकाउंटर पे सरकार कहती थी कि ये सही एनकाउंटर है और उसके नेता कहते थे ये फेक एनकाउंटर है। यही दिग्विजय सिंह, जिनका बयान आपने सुना होगा अभी थोड़ी देर पहले, वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। वो तमाम नेता कह रहे थे कि सोनिया गांधी रो पड़ी थी इस कांड के बाद। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में कन्फ्यूजन की स्थिति है और ये कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा बनाने की कांग्रेस पार्टी कोशिश तो कर रही है इस मसले पर, लेकिन उसका लाभ कितना मिलेगा? जब आप देख रहे हैं तस्वीर, एक तरफ यहाँ पे मजनू के टीला पर, दूसरा अभी मथुआ समाज के लोग भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं बंगाल में, क्योंकि तमाम लोगों को लंबे समय के बाद नागरिकता मिली है और न्याय मिला है। एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा, कांग्रेस दफ्तर में खड़ा हूँ, पीछे इंदिरा गांधी की तस्वीर देखिए, करेंगे तो 1971 में बांग्लादेश को उन्होंने बांग्लादेश को बनाया था, उन्होंने पाकिस्तान से तोड़कर बांग्लादेश बनाया था और बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए उस वक्त में उनको घुसपैठी कहा गया कहीं ना कहीं। तो उसमें हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए। मुस्लिम जो लोग होते हैं उसका आज भी हम घुसपैठी मानते हैं और एक बड़ा मुद्दा है देश के लिए। कहीं ना कहीं उनको घुसपैठियों को वापस भेजना चाहिए और इसी आधार पे देखिए, जो धार्मिक तौर पे जो प्रताड़ित हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे बौद्ध हैं, उनको नागरिकता देने की बात की जा रही है। मुसलमानों के लिए तो है देश। बिल्कुल बिल्कुल रवि, मुझे यही लग रहा है। बिल्कुल रवि, आपने सही कहा। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस के लोग हैं वो ये किस तरीके का इसमें स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि क्लियरली ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को नागरिकता देने की बात नहीं है। रविंदर जी आपके पास आ रहा हूं मैं। सौमित्र सेन कलकत्ता में जुड़ रहे हैं जहां पे बहुत एक्शन होने वाला है, पर पहले रविंदर आपके पास, रविंदर जी आपके जाना चाहूं, अंजलि वहां पे मौजूद है। एक से रविंदर के पास आने के पहले अंजलि के पास सेलिब्रेशन और है। मैं आ रहा हूं रविंदर जी आपके पास में, पर वहां पे बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन है। अंजलि वीर बजरंगी, होली बनने भी शुरू हो गई है, लोग गुलाल लेकर आ गए हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाया जा रहा है और देखिए इस तरह से नाच गा के जश्न मनाया जा रहा है। आप कुछ गीत सुनाना चाह रहे थे आप? मुझे आज इतनी खुशी हुई है कि मैं कोई त्योहार भी नहीं मना सकता। मेरी माँ की डेथ हो रखी है और इनके खुशी में मैं होली भी मना रहा हूँ। मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी है और मैं खुशी मना रहा हूँ होली इनके उससे। ये बताइए, आप अभी कुछ यहाँ पे गीत सुना रहे थे सबको, क्या गीत सुना रहे थे? मैंने ये बोला, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, मुझे हीरे से क्या लेना, मेरा योगी मोदी है हीरा। अलग अलग तरीके से जश्न जो है मनाया जा रहा है, महिलाएं इकट्ठा है, गुलाल लगा के आज होली आज ही खेल ली आप।
मृतक शरीर में ऐसी खुशी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से जो हिंदू आए हुए, उनके मृतक शरीर में मोदी जी ने प्राण डाल दिए, क्योंकि ये मरे हुए थे, बिल्कुल जिंदा नहीं थे, आज जिंदा हुए हैं भारत में आके। और इनकी पीड़ा, अंजलि यही भाव है, ये पीड़ा जो है, अंजलि उन्होंने आपको भी गुलाल लगा लिया। मैं देख रहा हूँ कि खुशी में वो आपको भी उनने गुलाल लगा लिया। वहाँ पे ऐसा जश्न लग रहा है कि दीपावली हो गई है। मैं रविंदर जी इसी में आपके पास आना चाहता हूँ, सौमित्र सेन आपके पास आऊंगा, मयूर आप भी बने रहिए, मैं आने वाला हूँ। पर रविंदर जी, क्या ये मास्टर स्ट्रोक होने वाला है? मैं इसलिए कह रहा हूँ मास्टर स्ट्रोक हो सकता है क्योंकि बंगाल के अंदर मस्तुआ समाज अगर एक तरफा बीजेपी को वोट कर गया तो वो जो सीट्स कृष्णानगर, जो पिछली बार बीजेपी नहीं जीत पाई थी, जो सीट्स जो बॉर्डर पे आती, बांगोन, कृष्णानगर और ये सब वाले एरियाज के अंदर बीजेपी को बहुत बड़ी सपोर्ट मिल सकता है। क्या ये मास्टर स्ट्रोक है? रविंदर जी, आपके बीजेपी के सूत्र क्या कह रहे हैं? क्योंकि क्लियरली यहां पे मैं देख रहा हूं खुशी की लहर है, इसका बंगाल में इंपैक्ट नहीं होगा, पर बंगाल बीजेपी की रणनीति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर उसको 400 पहुंचना है। रविंदर जी, देखिए, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री आए यहाँ पर और गृह मंत्री अमित शाह भी दोनों मौजूद है। तो जाहिर सी बात है, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं, लेकिन जितने केंद्रीय चुनाव समिति के जो सदस्य हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को इसके लिए बधाई जरूर दिए होंगे। दूसरी बात है, एक बात आपको तकनीकी बता दूं, 39 पेज के जो नोटिफिकेशन है, ममता बनर्जी जो कह रही है कि हम अपने स्टेट में लागू नहीं होने देंगे, इसमें लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल एक कमेटी बनेगी, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड होगा। अब इसमें तकनीकी जो केंद्र सरकार ने एक मामला सुलझाने की कोशिश की अपने तरफ से, अगर वो डीएम होगा या एसपी होगा या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्टेट का अधिकारी होगा, तो वो जाहिर सी बात है ममता बनर्जी या ममता सरकार की बात मानेगा, केंद्र सरकार की नहीं बात मानेगा। लेकिन यहां पर ग्रे एरिया रखा गया है, केंद्र सरकार चाहेगी तो वहां के जो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का इंप्लॉय होगा, अधिकारी होगा, उसको वो नोडल ऑफिसर बना सकते हैं। तो एक तकनीकी तौर पर अपर हैंड लेने की कोशिश की गई है इसमें। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से अंजलि शॉट दिखा रही है, सबसे खुशी की बात होगी आज की बात जो है, अपोजिशन इस मसले को क्या बोल रहा है, क्या सियासत कर रहा है, या सरकार को कितना फायदा होगा। जाहिर सी बात है, सियासी तौर पर बीजेपी को इससे फायदा होगा, खासकर बंगाल में, कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन असली जो हकदार हैं इस एक तरह से जश्न का, तो मजनू का टीला पर या मथुरा समुदाय या फिर ऐसे ही जो सालों से यहाँ पर रह रहे, उत्पीड़न सह कर आए थे, अब उनको नई जीवन मिली है और इसलिए वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने उनको नया जीवन दान दिया। बिल्कुल रविंदर जी, मैं ये कह रहा हूं कि एक तो इसको राजनीतिक रूप से देखा जाएगा, जो एनालिस्ट देखेंगे, पर उसके साथ में अगर देखें, जैसे अंजलि यहाँ पे अंजलि के वहां पे शॉर्ट्स में देख रहा हूं, छोटे छोटे बच्चे वहां खुशी मना रहे हैं, वहां पे पूरी तरीके से खुशी मना रहे हैं और बंगाल में इसका इंपैक्ट पड़ेगा। पर मैं एक बार मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, वापस अंजलि के पास जाऊंगा, वहां छोटे छोटे बच्चे, दोस्तों अगर आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, इनकी उम्र 18 साल भी नहीं है, वो भी जश्न मना रहे हैं ना अंजलि? जी देखिए, बिल्कुल हर उम्र वर्ग, हर आयु वर्ग का जो बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, बड़ा है, नौजवान है, सबके मन में इस समय यही भाव है कि इतने दिनों बाद यहाँ पर शरणार्थी बनकर जो रह रहे थे, आखिरकार अब मौका मिला है कि आप नागरिक हो जाएंगे भारत के। होली पूरा रंग में रंगे, आप लोग एकदम गुलाल उड़ाकर एकदम पूरा सारा त्योहार आज ही मना रहे हैं, बहुत खुशी है। अमित शाह और मोदी का रंग लाया हुआ हमारे धर्म के आधार पर जो चल रहे योद्धा, उनकी जय हो। आज सारा परिवार माना हमारे को, बस हम गौरव की बात और नहीं कर सकते। आप लोगों के छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर है, वो भी जश्न मना रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी आप लोगों को बहुत खुशी। और मैं तो कह रहा पूरा भारत जश्न मनाए, क्योंकि आज खुशी का ये दिन है, क्योंकि हमें अपना समझा मोदी ने, हमारे हिंदुस्तानियों, हमें भी आप भी अपना समझो, क्योंकि हम बिछड़े हुए थे, भारत माँ के चरणों में आए हैं, हमको गैर नहीं है। अमित शाह और जोगी और मोदी। ये दोस्तों, आप जैसे अंजलि के वहाँ पे देखे, अंजलि आप बने रहे मेरे साथ में, आपके वापस आने वाला हूँ। दोस्तों, इसका इम्प्लीकेशन सिर्फ मजनू के टीले पे नहीं होने वाला है, इसके इम्प्लीकेशन अलग अलग समय होगा। राजस्थान के अंदर भी यहाँ पे किस तरीके से शरणार्थी रह रहे हैं, अलग अलग जगह शरणार्थी रह रहे हैं, और बंगाल में मेरे साथ सौमित्र जुड़ रहे हैं। पर सौमित्र के पास जाने के पहले नॉर्थ 24 परगनास में आपको दिखाना चाहता हूं, जहां मथुआ समाज आता है, जिसकी पिछले इतने समय से मांग थी, जो आप इस वक्त देखें, लाइव देख रहे हैं कि मथुआ समाज जो है यहाँ पे ढोल लगा रहे हैं, एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ डी न्यूज पे।
ढोल नगाड़े के साथ में मथुआ समाज जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उनमें खुशी की लहरें। नॉर्थ 24 परगनास, बांगोन, कृष्णानगर के इलाके के अंदर मथुआ जो नाम शुद्रास के अंदर आते हैं, इनकी हिस्टोरिकली डिमांड रही है। बांग्लादेश से आए हुए हैं, ये रिलीजियसली परसिक्यूटेड थे और ये मथुआ समाज जो है बंगाल के अंदर स्विंग वोटर भी कहा जाता है। तो आप देखिए ये नॉर्थ 24 परगनास के अंदर, यहाँ पे नॉर्थ 24 परगनास के अंदर किस तरीके से खुशी की लहर है। पर ममता बनर्जी ने एक ओपन स्टैंड लिया है सीए के खिलाफ। सुनिए ममता बनर्जी ने पास में क्या कहा, उसका मैं सौमित्र के पास आने वाला हूँ। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे, लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज देयर। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया, लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाप गप पकड़ते हैं, ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिली। दोस्त मैं सौमित्रा आपके पास आना चाहता हूं। सौमित्रा, क्या इसका बंगाल की राजनीति में बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि मथुआ की संख्या बंगाल के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा है, एक डेटा कहता है 30 मिलियन तक है, 10 लाख से भी ज्यादा है। और ये कृष्णानगर, बांगोन और इन सब इलाकों के अंदर ये स्विंग वोटर होते हैं। और ये नॉर्थ 24 परगना बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि यहां पे पिछली बार बीजेपी सब सीट नहीं जीत पाई थी। साउथ 24 परगना के अंदर ममता बनर्जी स्ट्रांग थी। ग्राउंड से आप क्या पिकअप कर पा रहे हैं? क्योंकि मथुआ अगर एक तरफा बीजेपी के साथ चले जाएगा सौमित्रा, तो इससे बंगाल के अंदर स्विंग बीजेपी की तरफ देखने को मिल सकता है। क्या मास्टर स्ट्रोक के ग्राउंड से क्या पकड़ पाए सौमित्रा? देखिए, बंगाल में सिर्फ मथुआ समुदाय नहीं, बाकी जो और भी शरणार्थी जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, इनका संख्या करीब 1.5 करोड़ है। आप समझ सकते हैं कि संख्या काफ़ी बड़ी है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, क्योंकि 10 करोड़ की आसपास की आबादी है पश्चिम बंगाल में। उनमें से 1.5 करोड़ शरणार्थी हैं जिनको आज ये नागरिकता मिलने की खुशी प्राप्त हो रही है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ देर पहले ही शांतनु ठाकुर, जो मनगांव केंद्र से लोकसभा से पहली बार चुनाव लड़ा था 2019 में, और वो जीत के केंद्र में इस वक्त मंत्री है, वो उनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी, वो कह रहे हैं कि उनके आंख से आंसू आ रहा है, क्योंकि 3 पीढ़ियों तक उन्होंने लड़ाई किया। 1947 से उन्होंने इस बात को लेकर लड़ाई किया, संघर्ष किया कि उनको भारत की नागरिकता दिया जाए, लेकिन भारत की नागरिकता उन्हें आज जाके मिल रही है। तो जाहिर सी बात है, जो शरणार्थी है उनके लिए खुशी की बात है। और ये जो ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट है, उसमें ममता बनर्जी अभी कुछ तो स्टेटमेंट नहीं कर रही, लेकिन उन्होंने सिर्फ यही बताया कि इसका एक राजनीतिक फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश। सौमित्रा मैं आपके पास आने वाला हूं, मैं अंजलि के पास आऊंगा। रविंदर जी, एक और बात मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को कि एससी और एसटी समाज जो है, जो इस वक्त अगर आपको संदेश खाली के अंदर याद आया होगा कि किस तरीके से बनाया गया था कि क्या एससी और एसटी महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न किया है शेख शाहजहां ने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संदेश खाली एक पहला इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, सेकंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या ये हो सकता है? रविंदर जी आपके पास और मयूर आपके पास मैं आने वाला हूं, पर अंजलि के पास आऊंगा। अंजलि के पास जोश और जश्न है। अंजलि, ये सिर्फ बात मजनू के टिला की नहीं है, मुझे मेरे सोर्सेज बता रहे कि राजस्थान और हर अलग अलग जगह इसी तरीके का जश्न है। अंजलि, बिल्कुल, देखिए ये सिर्फ मजनू के टीले के लिए नहीं, जो भी देश भर में इस तरह से अलग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे थे। और अब हम आपको ये तस्वीरें महिलाओं की भी दिखा देते हैं, बच्चों को दिखाया, युवाओं को दिखाया। यहाँ पर महिलाओं की खुशी अलग यहाँ पर झलक रही है। आज खाना आना नहीं बना रहे आप लोग? खाना कहाँ से बनाएंगे, रजे पड़े हैं, भूख भी नहीं लग रही है, इतनी खुशी बना रहे हैं। अच्छा, एकदम रजे पड़े, हमारे पेट भर गया खुशी के मारे। हाँ, मोदी आएंगे, हमारे अंगने से जाएंगे, हमारे को नागरिकता मिल गई, इससे बड़ी खुशी को चाहिए। बहुत धन्यवाद मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भगवान भी है मोदी जी, और हमारा सब कुछ है मोदी जी, बस मोदी जी। बहुत संघर्ष भी रहा है आप लोगों का, तो आज ये दिन बहुत खास हो गया। आज बहुत खुशियाँ मिल रही है, 12 साल से इंतजार था, वो इंतजार पूरा होने लगा है। मोदी को धन्यवाद हो। तो आज होली सब योगी को भी मुबारक हो, मोदी को भी मुबारक हो। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर तमाम महिलाएं जो खड़ी है, सबकी गालों पर आपको गुलाल दिख जाएगा, चेहरे रंगे हुए हैं, सब यहाँ गुलाल उड़ाकर खुशी मना रहे हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे देखिए किस तरह से डांस करके, एक तरह से ये अभिव्यक्ति है, इनकी खुशी है कि किस तरह से नागरिकता, आपको हिंदुस्तानी नागरिक होने पर इनको जो गौरव और जो हर्षोल्लास हो रहा है। जी, जय जय श्री राम।
तो ये मैं कहना चाह रहा हूं दोस्तों, और मैं इसके बाद में मयूर आपके पास भी आने वाला हूं। इसके बारे में होम मिनिस्टर अमित शाह ने कई बार बात करी है। रविंदर जी, अगर आपको याद होगा 29 नवंबर 2023 को कहा था कि सीए लाकर रहेंगे, किसी की हिम्मत नहीं है रोक सकने की। फिर 14 दिसंबर 2023 को कहा था कि सीए पर हम वचनबद्ध है। फिर 27 दिसंबर 2023 को कहा था मयूर कि सीए देश का कानून है। फिर 10 फरवरी 2024 को कहा था कि सीए पर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फिर 7 मार्च 2024 को कहा था कि सीए पत्थर की लकीर है। 1 2 3 4 5 6 बार पिछले एक साल के अंदर होम मिनिस्टर अमित शाह कह चुके हैं कि सीए जो है वो लागू होकर ही रहेगा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने अभी कुछ ही समय पहले क्या कहा था, सुनिए। जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। तो ये नवंबर में बोला है होम मिनिस्टर अमित शाह ने, उसके बाद 4 बार और बोल चुके हैं। मयूर आपके पास आना चाह रहा हूं। मयूर, उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी है? क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए? कोई स्पेसिफिक एरिया के अंदर डिप्लॉयमेंट है? आप ग्राउंड से क्या पकड़ पा रहे हैं मयूर? बिल्कुल, क्या अंदर की बात बताएं तो दोपहर को 2 बजे ही डीजीपी की तरफ से निर्देश जारी हो गया था पूरे प्रदेश के कप्तानों को कि जो तमाम संवेदनशील जिले हैं, इलाके हैं, वहां पर पुलिस तैनात रहे और सोशल मीडिया पर खास तौर पर नजर रखी जाए। इस वक्त मैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अलर्ट हो चुका है। वो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं और पूरे एरिया को ब्लॉक किया गया है। पुलिसकर्मी जगह जगह पर तैनात हैं। वो अपनी बैठक के लिए निकले थे, अब वो दूसरी जगह जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा जो प्रदेश है जहां पर जब सीएए को लेकर बड़ी संख्या में दंगाई यहाँ पे रोड पे निकले थे। उसके बाद लखनऊ में भी कई चैनल्स की भी गाड़ियों को जला दिया गया था और बड़े संख्या में दंगा यहाँ पर किया गया था। तो ऐसे में दोबारा वो चूक ना हो, इसको लेकर पहले से ही अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश, अगर हम लखनऊ की बात करें तो अच्छी खासी मुस्लिमों की आबादी है यहाँ पर और कल से रमज़ान की शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में जो तमाम मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनके साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग आज मौजूद रहे और जैसे ही फैसला सामने आया उन्होंने साफ तौर पर सभी से ये बात कही कि किसी को कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट या किसी तरीके की अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, सही से पढ़ नहीं लिया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, दर्शकों को ये बताना चाहता हूं। नीरज, मैं आपके पास आऊंगा सीलमपुर से कि सीए लाने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अगर मैं डेटा हमारे पास जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव है कि किस तरीके से हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसियों की जनसंख्या जो है वो किस तरीके से कम होती गई। अगर आप देखेंगे 1947 के अंदर हिंदुओं की जो जनसंख्या थी पाकिस्तान के अंदर वो 25% थी और 2014 तक आते आते 1% तक रह गई। नेहरू लियाकत पैक्ट ये कह रहा था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज है वो उसका आदर पाकिस्तान ने नहीं किया था। तो उसके बाद में जब पाकिस्तान ने आदर नहीं किया, आप देख सकते हैं कि ये हिस्टोरिकली जो है हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हुई और इसीलिए 1947 के बाद से रिपीटेडली गुलजारी नंदा से लेके मनमोहन सिंह से लेके अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी विजन को इंप्लीमेंट किया है जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसको कांग्रेस इंप्लीमेंट नहीं कर पाई थी, जो लेटर इन स्पिरिट था। और इससे हिंदुओं के लिए नहीं, अगर आप बौद्ध, सिख, ईसाई और क्रिश्चियन, ईसाई की भी पॉपुलेशन उठा के देखेंगे तो पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर ये कम हुई है। तो मैं नीरज आपके पास आना चाहता हूं, आप सीलमपुर में मौजूद है, क्या सीलमपुर में सिक्योरिटी टाइट है? वहां पे कोई ऐसी घटना आपको देखने को मिला? वहां पे सिचुएशन ग्राउंड की कैसी, एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए प्रदीप, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त के जो हालात हैं नॉर्थ ईस्ट जो कि इलाका है सीलमपुर का, वहां पर हालात सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर सीएनआरसी का विरोध किया गया था और फिर उसके बाद में यहां पर दंगे शुरू हो गए थे। 50 से ज़्यादा लोगों की यहां पर मौत भी हुई थी और उसके बाद कई गाड़ियों के आग के हवाले किया गया था। करीब 3000 से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने इसमें गिरफ्तार भी किया था। लेकिन अभी फिलहाल जो हालात है यहाँ के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, वो सब कुछ सामान्य रूप से बने हुए हैं। लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान हैं और उसी के साथ में दिल्ली पुलिस ने शाम के वक्त जो है यहाँ पर पूरे एरिया में फ्लैग मार्च किया और उसी के साथ और जो अन्य इलाके हैं, जिसमें कि अगर बात की जाए शाहीन बाग का इलाका जो कि साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पर भी सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है और उसी के साथ में जामा मस्जिद का जो कि सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था को पहले से ज़्यादा पुख्ता किया गया है। शाम 5 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों ने एक मीटिंग भी ली थी और जिससे कि ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ आज बड़ा होने वाला है और उसके बाद से सभी डिस्ट्रिक्ट के डीसीपीज को पहले से ही अलर्ट कर दिया गया था कि सभी अपने इलाके में गश्त को बढ़ाएं। आपने कहा जैसे कि सीलमपुर के अंदर किस तरीके से
सिक्योरिटी सिचुएशन पूरी तरीके से टाइट है। रविंदर जी ने कहा है कि बंगाल के अंदर ये इंपैक्ट पड़ सकता है इसका और अक्रॉस द कंट्री पड़ सकता है। यहां पे कांग्रेस जो है कंफ्यूज दिख रही है, जैसे हमारे रिपोर्टर ने बताया। और मेन जो स्टोरी मेरे लिए दोस्तों, अंजलि के वहां पे जो जश्न है, और मैं सच और झूठ की बात करना चाहता हूं। झूठ यही है कि नागरिकता छीनने की बात है, सच यही है कि नागरिकता देने का कानून है। झूठ यही है कि भारतीय नागरिकों पर प्रभाव पड़ेगा, सत्य यही है कि भारतीय नागरिकों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। झूठ यह है कि मुसलमानों की नागरिकता जाएगी, सच यह है कि इसमें शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। झूठ यह है कि सिर्फ हिंदुओं को नागरिकता देने की बात की गई है, सच यह है कि सिख, बौद्ध, जैन, पारसी भी इसमें शामिल है। झूठ यह है कि संविधान विरोधी है, सच्चाई यह है कि संविधान के हिसाब से दिया गया, पार्लियामेंट से पास हुआ है। झूठ यह है कि चुनावी स्टंट है, सच्चाई यह है कि 4 साल पहले बिल ऑलरेडी पास हो चुका है, जिसको 7 बार एक्सटेंशन मिला है रूल्स मिलने के पहले। तो दोस्तों, आपका जो सवाल था कि क्या हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को घबराने की जरूरत है, मेरा इसमें जवाब है कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं तो सीए का स्वागत करेंगे। मेरे साथ जी न्यूज पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात बजे आपका फिर इंतजार करूंगा। नमस्कार।